पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो। हिजाब का लफ्ज कुरान में महिलाओं की ड्रेसिंग को लेकर उससे संबंधित किसी भी संदर्भ में प्रयोग ही नहीं हुआ। जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है खिमार। खिमार 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 कहते हैं इसको। हिजाब विवाद ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करके धर दिया है। यहाँ लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आज हिजाब विवाद को लेकर जो स्थिति बनी है उस पर फोर्थ व्यूज आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हिजाब से सबसे अधिक और किसे नुकसान होने वाला है। जी, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। चौथा विचार वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, जहां खुलकर बातें रखी जाती हैं। कौन इसे किस रूप में देखता है, समझता है, उसकी परवाह इस मंच पर नहीं की जाती है। हम बात कर रहे हैं हिजाब प्रकरण की। कर्नाटक के एक छोटे से इलाके से उठा यह विवाद वैश्विक हो गया। क्या इसमें आपको साजिश नजर नहीं आती? क्या तमाम राजनीतिक दल इसका लाभ अपने हिसाब से लेने का प्रयास नहीं करते दिखते हैं? किसी को क्या आप 100% बरी कर सकते हैं और किसी को 100% दोषी ठहरा सकते हैं? नहीं, दुविधा है। बहरहाल हम इस राजनीतिक विवाद का विश्लेषण करने नहीं आए हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारी बातें आपको दिखेंगी और पढ़ने के लिए भी सामग्री उपलब्ध है। हम बात कर रहे हैं कि हिजाब से सबसे ज़्यादा किसे कैसे नुकसान होगा। उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं हिजाब के इस प्रकरण पर। हम बात शुरू करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हिजाब इस्लामिक अनिवार्यता है या नहीं है, कुरान में है या नहीं है। इस पर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय खुद बटा हुआ है। धार्मिक उलेमा, मुल्ला मौलवी कुरान में इसे शामिल बताते हैं, अल्लाह का आदेश बताते हैं, जबकि कई सेकुलर मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान यह नहीं मानते। कौन सही है कौन गलत है यह तो आम पाठक भी समझ गए होंगे। हम आपको सुनवाते हैं कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब को लेकर क्या बातें कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह बुनियादी चीज इस्लाम की नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने जो खास बातें कही वह पहले हम आपको सुनवाते हैं कि इस्लाम में 5 जरूरी चीजें कौन सी हैं। इसी तरह कोई कानून मुस्लिम कैसे हो सकता है अगर उसका टकराव कुरान के प्रावधानों से हो रहा है? तो सही बात, कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। और फिर मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूं, इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत बहुत गंभीर अजाब में मुब्तला किया जाएगा। और तुम जिस जगह बैठे हुए हो, आप इस वक्त गौर करिए आयत पे, आप जिस जगह बैठे हुए हैं आपकी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा उस जगह। कि वक्त के साथ जरूरतें बदलती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि कॉलेज में पढ़ने वाली चंद लड़कियों के लिए तो इस्लाम जरूरी है, इस्लाम मुस्लिम रहने के लिए जरूरी है कि वो हिजाब करें,
और जो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा होगा, जो मुस्लिम महिलाएं पुलिस फोर्स में काम कर रही हैं, इसका मतलब उनका इस्लाम खत्म हो गया? 5 हैं। एक तो ये कि आपका प्रोटेस्ट, फेथ का प्रोटेस्टेशन, कलमा, क्या आप कहते हैं कि खुदा को मानता हूं, मैं पैगंबर साहब को मानता हूं। दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा भी जरूरी नहीं है, पांचवा है अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हज। आपने मोहम्मद आरिफ खान को सुना कि हिजाब क्या है और ज़रूरी 5 चीज़ें मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म, इस्लाम में क्या है। हम आपको एक बात बताते हैं पुष्प रंजन की, वॉइस ऑफ जर्मनी के संपादक हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उसमें यह बताने का प्रयास किया कि अरब के एक शहर में पत्थर पर खुदी हुई जो आकृति उन्होंने देखी थी वह हिजाब में महिला की थी और यह इस्लाम के आगमन से पहले के अरब की बात है। खुद आरिफ मोहम्मद खान ने भी यह कहा कि जब अरब के खलीफा महिलाओं का पीछा करते थे, उनको घूरते थे, उनको तंग करते थे, तब मुस्लिम औरतें घरों में बंद होने लगीं। ऐसा कई तस्वीर आप नेट पर खंगाल सकते हैं जब मिनी स्कर्ट और दूसरे कपड़ों के साथ मुस्लिम जगत की महिलाएं आपको दिखती हैं। यह कट्टरपंथ के फैलाव के साथ बुर्का का विवाद भी बढ़ रहा है, हिजाब का विवाद बढ़ रहा है और इसीलिए भारत डरा हुआ है। भारतीय समाज में इस बात की चिंता है कि क्या भारत में भी तालिबानीकरण की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय विशेष के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा इसे प्रोत्साहित कर क्या इस देश में भी कट्टरपंथ को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें हैं। पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामिक देशों में इसे मुद्दा बनाया गया है। हिजाब को लेकर जो मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया, उसे इस्लामिक जगत में हीरोइन के रूप में देखा जा रहा है, बड़े आइकॉन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया और पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तानी मीडिया से यह सवाल किया कि जिस तरह से मुस्कान ने आवाज़ बुलंद की, क्या इस्लामिक देशों में कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री हो, इस तरह का नारा बुलंद कर सकता है? नहीं, ऐसा करने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए भारत में जो मुस्कान ने किया और जिस तरह का विवाद वहाँ हुआ, जिस तरह का साहस है, जिस तरह मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आ रही हैं अल्पसंख्यक होने के बावजूद, उस तरह से किसी भी इस्लामिक देश में अल्पसंख्यक समुदाय अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, चाहे वह सही हो या गलत हो, कानूनी हो या गैर कानूनी हो। अपनी आवाज़ रखने की ताकत किसी अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं है जो इस्लामिक देशों में निवास करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में यह बात भी कही जा रही है कि भारत के लोकतंत्र और उसकी सहिष्णुता से सबक लिया जाना चाहिए। इस्लामिक देशों को, जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, उनको सबक सीखना चाहिए। और मुस्कान की अल्लाह अकबर न सिर्फ धार्मिक नारा है बल्कि भारत के लोकतंत्र और इसकी सहिष्णुता पर सवाल उठाने वालों के लिए भी तमाचा है। कट्टर देशों के बासिंदे इससे सबक सीख सकते हैं कि वे अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को किस तरह सताते हैं। खैर, हिजाब विवाद का नुकसान कहाँ कहाँ और किसे होगा? आरिफ मोहम्मद खान ने साफ साफ यह कहा कि हिजाब विवाद से सबसे अधिक नुकसान उनको है जिनको हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है। वैसी महिलाएं जो हिजाब पहनने के लिए प्रेरित की जा रही हैं, उकसाई जा रही हैं, उनको ही सर्वाधिक नुकसान है। हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक कहा आरिफ मोहम्मद खान ने कि क्या आप हिजाब पहनकर किसानी कर सकती हैं? क्या हिजाब पहनकर जहाज उड़ाएंगी? क्या हिजाब पहनकर आप दूसरी नौकरियां कर सकती हैं? जल सेना, थल सेना, वायु सेना की नौकरी आप कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कहा कि क्या हिजाब यदि मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्लामिक रूप से अनिवार्य है, अल्लाह का हुक्म है, तो क्या वे महिलाएं जो हिजाब नहीं पहनती वे मुस्लिम नहीं हैं?
उन्होंने यह भी कहा कि भारत में हजारों महिलाएं पुलिस की नौकरी करती हैं, तो क्या वे हिजाब पहनकर नौकरी कर सकती हैं? अब यहाँ फोर्थ व्यूज का प्रश्न यह है कि यदि इस्लामिक तौर पर, कुरानी तौर पर हिजाब अनिवार्य है, तो वे तमाम महिलाएं जो हिजाब नहीं पहनती हैं और सरकारी नौकरी करती हैं, प्राइवेट जॉब करती हैं, वे छोड़ क्यों नहीं देती? उनके लिए इस्लाम प्राथमिक होना चाहिए, है भी। धर्म को आप गले से लगाए रखिए, फिर अपनी सुविधा अनुसार जहां विवाद खड़ा करना है, जहां वितंडा खड़ा करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, वहां आप कहते हैं कि हिजाब इस्लामिक तौर पर, कुरानी तौर पर अनिवार्य है, और आप अपनी बेटी बहनों को पुलिस की नौकरी करने के लिए छोड़ देते हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना में अब उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं, अब वो पायलट बन रही हैं। तो ऐसी नौकरियों में जहां हिजाब पहनना संभव नहीं है, तो क्या वे नौकरी छोड़ देंगी मुस्लिम महिलाएं? इस राजनीति को समझने की जरूरत है कि सुविधा की राजनीति न सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु करते हैं, बल्कि कुछ राजनीतिक दल इस देश को बंटाधार करने पर पड़े हुए हैं, बांट कर राजनीति करते हैं, और मुस्लिम राजनीति साधने के लिए आज मुस्लिम महिलाओं को हथियार के रूप में आगे खड़ा कर दिया जा रहा है। दूसरी बात, आरिफ खान ने यह भी कहा कि जिस कानून की बात, शरिया की बात की जाती है, उसमें तो यह भी है कि एक मुसलमान उस देश में नहीं रह सकता जहां इस्लामिक सत्ता नहीं है। जी, अगर आप उस कानून के मुताबिक जाते हैं तो उस कानून में तो किसी मुसलमान को ऐसी जगह रहने का हक नहीं है जहां मुसलमान हुकूमत ना हो। तो क्या फोर्थ व्यूज का प्रश्न है, तो क्या गैर इस्लामिक देश जिसमें भारत भी शामिल है, वहां के मुसलमान वहां की नागरिकता त्याग कर वैसे देश चले जाएंगे जहां इस्लामी हुकूमत है? यह नहीं हो सकता, इसलिए कि ऐसा कट्टरपन वे नहीं करेंगे, इससे उनको नुकसान है जो कट्टरपन फैला रहे हैं। औरतों को आगे कर हुकूमत करने और हुकूमत को सबक सिखाने की जो कोशिश इस देश में चल रही है, वह घातक है। हम अब आते हैं कि हिजाब पहनने से सबसे ज़्यादा किसे नुकसान है। मुस्लिम औरतों को मर्दवादी मानसिकता का शिकार बनाया जा रहा है। टीवी न्यूज में एक मुल्ला यह कहते देखा गया कि औरतों पर गलत नज़र से पुरुष देखते हैं, पुरुष की नीयत और नज़र दोनों खराब होती है, और इससे बचने के लिए औरतों को बुर्का लगा लेना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, अपना पूरा बदन ढक लेना चाहिए। क्यों नहीं? औरतों को देखकर नीयत खराब करने वाले पुरुष खुद को ढक लेते हैं ताकि उनको देखकर महिलाओं की भी नीयत खराब ना हो। यह तो सर्वविदित सत्य है कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, तो जब पुरुष को देखकर महिलाएं भी आकर्षित होती हैं, उनके मन में भी ख्याल आते हैं जिसे गलत ठहराते हैं मुल्ला मौलवी, तो क्यों नहीं पुरुष भी हिजाब पहनते हैं। मुस्लिम पुरुषों को भी हिजाब पहनना चाहिए ताकि उन्हें देखकर मुस्लिम महिलाओं के मन में भी बुरा ख्याल ना आए, उनकी नज़र और नीयत खराब ना हो। ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों की नीयत और नज़र खराब है और हिजाब पहनने के लिए मुस्लिम महिलाओं को कहा जा रहा है, यह एक बड़ी क्षति मुस्लिम महिलाओं के लिए होगी। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हिजाब पहनने से मुस्लिम महिलाओं में भी कट्टरता तीखे रूप में स्थापित होगी, जो कि अभी चंद मुस्लिम पुरुषों में ही है। मुसलमान उदार है, लेकिन उसके जो नेता हैं, जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, चंद मुट्ठी भर वे कट्टरता फैलाते हैं। तो जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं गिने चुने, वो अपनी तरह मुस्लिम महिलाओं को भी कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं। क्योंकि महिलाएं ज़्यादा अपेक्षाकृत अशक्त होती हैं, इसलिए जब महिलाओं की संख्या अधिक कट्टरपन को स्वीकार करेगी तो इस देश में अराजकता और फैलेगी। तीसरी बात, आधुनिक शिक्षा से महिलाओं को वंचित करने का भी यह प्रयास है। क्या बुर्का पहनने वाली महिलाएं, बच्चियां स्वतंत्र मन से चयन कर सकती हैं कि वे क्या पढ़ेंगी और क्या नहीं पढ़ेंगी? हिजाब को अनिवार्य मान लेने के बाद
स्थिति यह होगी कि एक बच्ची, एक महिला जब करियर के लिए चयन करेगी तो वह दुविधा में पड़ जाएगी कि वो नेवी में जाए, आर्मी में जाए, या पायलट बने न बने, सुरक्षा क्षेत्र में जाए कि नहीं जाए, वैज्ञानिक सेक्टर में जाए कि नहीं जाए। वहाँ जाएगी तो हिजाब पहनकर काम कैसे करेगी, उसके आप हाथ भी तोप देते हैं, पूरा चेहरा तोप देते हैं, तो वह दुविधा में पड़ेगी। इसके आगे जो भारी नुकसान होगा उसकी कल्पना किसी ने नहीं की। शिक्षण संस्थान जो खास तौर पर निजी हैं, वहाँ मुस्लिम छात्राओं के नामांकन को लेकर भय और आशंका का माहौल पैदा होगा और कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी पर आघात पहुंचते हुए देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो फिर होगा यह कि जो निजी शिक्षण संस्थान है वे मुस्लिम छात्राओं को अपने यहाँ नामांकन कराने से बचने लगेंगे, क्योंकि जब आप नामांकन करते हैं तो किसी भी संस्थान का अनुशासन और वहाँ का ड्रेस कोड मानने के लिए शपथ पत्र देते हैं, और अब हंगामा भी उसी बात को लेकर कर रहे हैं कि मेरी मौलिक स्वतंत्रता है, मेरा मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ऐसे में जब शिक्षण संस्थान डरने लगेंगे कि बाद में चंद मुस्लिम लड़कियां विवाद खड़ा कर देंगी, संस्थान को बदनामी होगी, उसको मैनेज करने में आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो वे आपका नामांकन क्यों लेंगे? तब आप क्या करेंगे? देश के तमाम निजी शिक्षण संस्थान आपके प्रवेश को लेकर चिंतित होंगे और वे आपका नामांकन करने से खुद को परहेज करेंगे। नतीजा यह होगा कि जो मुस्लिम महिलाओं के लिए अवसर है वह खत्म होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप विश्लेषण करिए कि हिजाब पहनने के लिए प्रेरित करने वाला मुस्लिम तबका कौन है, उसका क्लास क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसकी जाति क्या है। इसलिए कि भारतीय समाज में बिना जाति के तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप देखिए और उनका नाम एक जगह लिखिए कि कौन से लोग हैं जो महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। उनकी जाति क्या है? मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं, तो उनकी जाति क्या है, वे किस वर्ग से आते हैं, इसका आप अध्ययन करिए, आप चौंक जाएंगे। यह हिजाब पहनाने की मानसिकता उन लोगों की है जो सामंती प्रवृत्ति के हैं। लगभग वही लोग आज हिजाब हिजाब चिल्ला रहे हैं, हिजाब नहीं पहनोगे तो इस्लाम नहीं बचेगा। ये वही लोग हैं जिनकी बेटी, जिनकी बहनें बिना हिजाब तो छोड़ दीजिए, कम कपड़ों में फैशन की दुनिया में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, मॉडल की दुनिया में हैं, आधुनिक समाज के निर्माण में लगी हुई हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। वे लोग, उनके पुरुष रिश्तेदार आज चिल्ला रहे हैं कि हिजाब जरूरी है। तो इन चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करिए कि जो लोग हिजाब हिजाब चिल्ला रहे हैं, इस्लाम खतरे में बता रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता देख रहे हैं, वे लोग कौन हैं, उनकी जाति क्या है, उनका क्लास क्या है, उनका वर्ग क्या है, जरा इसका भी आप विश्लेषण करके देखिए। आपकी नज़रें खुद फटी रह जाएंगी जब आप यह जानेंगे कि ये वही जमात है जो खुद की बेटी बहन पर हिजाब लागू नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक दलों में यह कोशिश होती है कि गरीब की बेटी बहनों को सड़क पर लाया जाए, विरोध में लाया जाए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको सड़क पर लाने का काम, उन महिलाओं को विरोध में खड़ा करने का काम जो राजनीतिक दल करते हैं, जो जमातें करती हैं, क्या उनकी बेटी बहनें सड़क पर उतरती हैं? अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं, जय श्री राम का नारा लगाती हैं, पार्टियों का नाम लेकर मुर्दाबाद का नारा लगाती हैं? नहीं लगाती हैं। बहुतायत संख्या किनकी है? जो हाशिए पर खड़ी आबादी है, उसी को हाशिए से और बाहर धकेल देने की यह पूरी कवायद हिजाब प्रकरण में साफ साफ दिखती है। आप आंख फाड़ कर देखिए, दिमाग लगाकर सोचिए, आपको सच खुद दिख जाएगा। किसी मंच पर जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। अब तक आपने इस वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया होगा, क्योंकि आप इस मुद्दे से खुद को अलग नहीं कर सकते। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप।